Minister, the naughty Home Minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. ये कोई प्रियदर्शन की कॉमेडी मूवी नहीं जहाँ हर 5 मिनट में डायलॉग सीन चेंज होंगे, कॉमेडी आएगी, कोई नया ड्रामा आएगा, कोई नया सस्पेंस आएगा। ये है हमारे भारत की डेमोक्रेसी, यानी कि जहाँ चुनाव आते ही नया ड्रामा चालू हो जाता है, नई डायलॉग बाजी स्टार्ट हो जाती है और नए नए केसेस सामने आने लगते हैं। तो बात कुछ ये है कि हमारी प्यारी ईडी एक बार फिर से हरकत में आई है और इस बार उन्होंने कूच किया है ममता दीदी के बंगाल में। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक रेड की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, संस्था और लोकतंत्र की टकराहट। तो मामला कुछ ये है कि 8 जनवरी 2026 को सुबह 6:05 पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी की एक टीम आईपैक के दफ्तर पहुंचती है, तो वहीं दूसरी टीम सुबह 6:30 पर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर पहुंच जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह ईडी पहुंची है तो कोई गंभीर मामला होगा, कोई रिसेंट कोई मामला होगा या कोई अभी कोई उसको इंटेल मिला होगा। मामला बताया जा रहा है कि 5 साल पहले एक कोल स्कैम हुआ था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आईपैक को पहुंचाया जाता है। इस मामले की जांच करने के लिए ईडी को 5 साल लगा आईपैक का दफ्तर ढूंढने में और जब मिला तो तड़के सुबह पहुंच गए आईपैक के दफ्तर में। अब सबसे पहले आईपैक के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि आईपैक जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई संस्था है, लेकिन हकीकत में आईपैक, जिसको इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है, यह एक क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल कंसल्टिंग ग्रुप है, यानी कि एक ऐसी संस्था जो विचारधारा से ऊपर उठकर पेशेवर चुनावी रणनीति तैयार करती है। आईपैक की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब इसका नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि कैग। अब साल दर साल आईपैक के कामों को देखते हैं कि उसने किस पार्टी के साथ क्या क्या काम किया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि वो किसी एक पार्टी से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2014 की, जब आईपैक जो है, जिसको कैग से नाम से उस टाइम जाना जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय चुनावी अभियान से जुड़ा था। इसके बाद वर्ष 2015 में बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के साथ काम किया था। तो वहीं वर्ष 2017 में आईपैक ने पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और अमरिंदर सिंह के लिए रणनीति बनाई थी। इसके साथ साथ आगे देखते हैं तो आगे के वर्षों में वर्ष 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के साथ इसने काम किया, उसके साथ 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसने काम किया, तो वहीं 2021 में आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया। तब से ये जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जा रही थी कि आईपैक ने किस तरीके से 2021 में ममता दीदी को बंगाल चुनाव जितवाया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि आईपैक ने कुल मिलाकर बीजेपी से लेके कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू और शिवसेना तक हर बड़ी पार्टी के साथ काम किया है। तो इसे किसी एक पार्टी के साथ जोड़ना थोड़ी सी नाइंसाफी तो लगती है। तो यानी कि इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आईपैक एक क्रॉस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंसल्टिंग ग्रुप है जो आपको अपनी चुनावी रणनीति देने में मदद करता है, जो सालों से क्रॉस पार्टी काम करती नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले में कुछ बातें सामने आई जो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल तो हैं। पहली बात तो ये है कि आईपैक किसी एक पार्टी से जुड़ी संस्था नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जिस मामले को उठाया जा रहा है वो 5 साल पुराना था, यानी कि 5 साल लग गए इस मामले की तह तक आने में, और आए भी कब है, जब बंगाल का चुनाव कतई सर पर है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ईडी छापा मार रही है तो सही कर रही है कि किस तरीके से जो है करप्शन रोक रही है, मनी लॉन्ड्रिंग रोक रही है, लेकिन रुको यार, यहाँ पर खेल कुछ दूसरा चल रहा है। तो थोड़ा डेटा फैक्ट पर भी बात कर लें, क्योंकि डेटा फैक्ट से हमको थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाएगी किस तरीके से छापे पड़ रहे हैं और क्या क्या काम हो रहे हैं। तो बात यह है कि 1 दशक से ईडी ने, यानी कि 2015 से ईडी ने कुल 200 छापे मारे हैं। उसमें से 95% से लेकर 98% तक जो छापे हैं वो विपक्षी नेताओं पर हैं, यानी कि सारा करप्शन विपक्षी नेता कर रहे हैं, कोई भी पक्ष की पार्टी करप्शन नहीं कर रही है। अब आपका एक सवाल और आएगा कि आप कहोगे सही बात है, विपक्ष जो है करप्शन ना कर पाए इसलिए तो सरकार जो है इन सब संस्थाओं का यूज कर रही है, लेकिन कन्विक्शन रेट की बात भी कर लो। कन्विक्शन रेट केवल 2% है, यानी कि केवल 2% लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है, बाकी केसेस को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जा रहा है। अब कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि विपक्षी नेताओं पर जो है जब इस तरीके की रेड डाली गई तब जो है वो नेता बीजेपी में शामिल हो गए। चाहे शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लें, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ले लें, चाहे अशोक चव्हाण का नाम ले लें, ये सब ऐसे ही हैं जो पहले विपक्ष में थे, अब जब रेड पड़ी तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा शक तो पैदा होता है कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल चुनावी रणनीति को बनाने में किया जा रहा है। हालांकि ममता दीदी का बयान कुछ और है, सरकार का बयान कुछ और है। ममता दीदी ने एक आरोप भी लगाया है कि किस तरीके से जो हमारे चुनावी डेटा को चुराने की जो है बात की जा रही है, किस तरीके से हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट को जो है चुराने की बात की जा रही है। लेकिन ईडी का मानना ये है कि हम जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस को जो है संभालने का काम कर रहे हैं। तो जब हम सारी चीज़ें मिलाकर देखते हैं तो थोड़ा सा शक पैदा होता है किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को कमज़ोर करने में किया जा रहा है।
चुनाव के समय में रणनीतियों को बदलने में किया जा रहा है और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में किया जा रहा है। अगर इस तरीके की घटनाएं ना हो तो हमारा लोकतंत्र भी बचा रहेगा, इन संस्थाओं पर हमारा भरोसा भी बना रहेगा और सरकार पर भी हमारा भरोसा बना रहेगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए डेमोक्रेटिक कल्ट के साथ।